हसन, मुझे बताइएगा कि आसिम मुनीर मौजूद रहे हैं ईरान में, उनकी स्पीकर से भी वहाँ की मुलाकात हुई, वज़ीर ख़ारजा से भी इनकी मुलाकात हुई, एंड ही हैज़ बीन there as the most consequentialist Pakistani official on the world stage at this very moment. सेक्रेटरी मार्क रोबियो ने भी कहा कि वो फील्ड मार्शल के साथ मुस्तकिल राब्ते में रहे। इससे पहले भी फील्ड मार्शल ईरानी मिलिट्री इंटेलिजेंस और सियासी लीडरशिप के साथ राब्ते में रहे हैं। मोहसिन नकवी भी गए, इनफैक्ट एक हफ्ते में 2 दफ़ा गए, और अब लग रहा है कि बहुत इंटेंसिव वो सिचुएशन है जो कि हम सब देखने वाले हैं कि कुछ होने वाला है। जी, बहुत शुक्रिया। आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया है। आपकी रीडिंग जिस तरीके से आपने बताया कि फील्ड मार्शल ईरान में मौजूद हैं और इस वक़्त सिचुएशन किस तरफ जा रही है, मैं उसके साथ 100% एग्री करता हूँ। और पाकिस्तान का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है सिंस इसका जो ऑन-साइट इस कॉन्फ्लिक्ट का हुआ है तब से। जब राइजिंग लाइन 1 हुआ तभी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात हुई, डोनाल्ड ट्रंप ने फिर आके कहा कि मेरी डिस्कशन हुई है ईरान की कॉन्फ्लिक्ट, ईरान इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके ऊपर, और उसके बाद आपने देखा कि सीज फायर हो गया उस कॉन्फ्लिक्ट में। फिर जब ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ दोबारा, जो जिसमें अमेरिका और इसराइल ने जब ईरान पे अटैक, उसमें पाकिस्तान का रोल जो है वो एक टिपिकल मीडिएटर का नहीं है। पाकिस्तान इज मीडिएटर प्लस। मिसाल के तौर पे जब ये जंग कंटिन्यू थी तो दोनों जो प्रिंसिपल एक्टर्स थे उनकी बहुत मैक्सिमलिस्ट पोजीशन थी। दोनों अपने आप को कह रहे थे कि हमारे जो ये गोल्स हैं अचीव करने के बगैर हम जंग को नहीं रोकेंगे, और जो गोल्स दोनों आइडेंटिफाई कर रहे थे उन गोल्स को अचीव करते करते दुनिया में एक रीजनल और ग्लोबल वॉर हो जानी थी। और पाकिस्तान ने उस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर सबसे मुश्किल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का जो पार्ट होता है सीज फायर, उसको अचीव करके दिया। आज अल्लाह के फजल से वो सीज फायर जितनी देर जंग रही उससे ज्यादा हो चुकी है। और फिर पाकिस्तान बड़ा यूनिकली पोजीशन एक और इस वजह से भी है कि पाकिस्तान दोनों प्रिंसिपल एक्टर्स की जो कोर एंजाइटीज है पाकिस्तान उनको एब्जॉर्ब भी करता है, पाकिस्तान ट्रांसलेट भी करता है। तीसरा, पाकिस्तान ने न्यूट्रलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको एक बिल्कुल नए लेवल पे ले गया। पाकिस्तान के सऊदीया के साथ बहुत अच्छे डिफेंस एग्रीमेंट, स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ। पाकिस्तान के वॉशिंगटन के साथ बड़े ट्रस्ट के रिलेशन है। पाकिस्तान के ईरान के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है। और पाकिस्तान ने पहली दफा ये प्रूव किया है कि न्यूट्रलिटी एक पैसिव कॉन्सेप्ट नहीं है, ये काइनेटिक और एक्टिव पार्ट ऑफ स्टेट क्राफ्ट है। तो इस सारी सिचुएशन में जो अब विजिट हो रहा है इस बैकग्राउंड के साथ, जो फील्ड मार्शल का ईरान का विजिट है, ये क्लियरली शो करता है कि जो पाकिस्तान की एफर्ट्स हैं पिछले कुछ अरसे से पीस को लेकर, बात सिर्फ अमन की नहीं है। अमन आसान है, बात सस्टेनेबल पीस की, ऐसा पीस जो लंबा चले, ऐसा फ्रेमवर्क जो इन कॉम्प्लेक्सिटीज के साथ डिजाइन किया जाए। सो इस सारे कॉन्टेक्स्ट के साथ आई थिंक जो अभी विजिट है फील्ड मार्शल का वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई एम वेरी होपफुल कि आने वाले चंद दिनों में, आने वाले चंद हफ्तों के अंदर बड़ा अच्छा फीडबैक और बड़ा अच्छा रिजल्ट। अहमद, जैसे कि आप खुद भी बार बार ये कहते रहे कि इंतहाई पोजीशन ली गई दोनों फरीकैन की तरफ से, अब अगर एक MOU मुतवक्की है तो उसमें फिर जो डील होगी वो उसके क्या मानी होंगे दोनों के लिए? क्या वो फेस सेविंग की तरह की होगी? ऐसा कैसे हो सकता है कि दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो, या ये मुमकिन है? जी देखिए, जैसे जाफर साहब भी अभी फरमा रहे थे कि जो न्यूक्लियर वाला मामला है वो उसको एक जो ऑडियंस है लोकल कंजम्पशन के लिए उसका इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि ईरान हैज ऑलवेज बीन वेरी फ्लेक्सिबल रिगार्डिंग द न्यूक्लियर प्रोग्राम। और ईरान के लिए भी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और ऑब्वियसली ईरान की भी जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है उसमें इस तरह की जो न्यूक्लियर वाला प्रोग्राम था उसके लिए वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। अमेरिकन ने जिस तरीके से डेमोनाइज किया और जिस तरीके से वेस्टर्न मीडिया ने इरानियन न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को डेमोनाइज किया, तो वो उनके लिए भी विन विन सिचुएशन थी। तो आई थिंक न्यूक्लियर जो है वो उनकी लोकल कंजम्पशन या फेस सेविंग के लिए दोनों फरीकैन इस्तेमाल करेंगे। ईरान के लिए जो सैंक्शन हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी हैं कि उनको खत्म किया जाए और ईरान को ओपन अप किया जाए इंटरनेशनल मार्केट के लिए। तो आई थिंक इस सारी सिचुएशन में फेस सेविंग ही वो एक हर्डल थी जिसके ऊपर आई थिंक ये मामला रुका हुआ था। इसके अलावा जो मैक्सिमल एक्सपोजिशन थी जिसका मैंने जिक्र किया वो दोनों जगह के ऊपर। तो ये आप सुन सकती हैं? जी जी बिल्कुल जी। सो आई थिंक इन दोनों जगह के ऊपर आई थिंक एक कंसेंसस जो है वो मीट होता हुआ नजर आ रहा है। और होपफुली ये जो न्यूक्लियर वाला मामला है उससे अमेरिकन को भी फेस सेविंग मिल जाएगी, इरानियन को भी एक मिडवे इसका मिल जाएगा। सैंक्शंस खत्म होगी तो सैंक्शंस खत्म होने के बाद इरानियंस को मजीद जो है वो जो उनकी नोशन ऑफ विक्ट्री है, या वो ये तो बात कर रहे हैं कि हमने अमेरिका को रोक के रखा और एंड्योरेंस अपनी और रेजिलियंस दिखाई और कुर्बानियां दी। सो आई थिंक वो नैरेटिव वहां पे भी स्ट्रेंथन हो जाए। ऑल इन ऑल दोनों को एक फेस सेविंग मिल जाएगी, और फेस सेविंग आई थिंक दोनों के लिए बहुत रीजनेबल है जो इस स्टेज के ऊपर दोनों को ऑफर की जा रही है।
ठीक। अहमद, जब भी हम इस बारे में बात करते हैं कि कोई ब्रेक थ्रू मुतवक्के है और अब सारी पार्टीज़ बहुत एक्टिव हो गई हैं, तो जो इजरायली फैक्टर है वो बार बार सामने आता है। इस वक्त हॉक्स क्या सोच रहे हैं, वो जो अमेरिका में बैठे हैं, जिनके पीछे इजरायली लॉबी काम कर रही है, क्या ट्रंप उनको कॉन्फिडेंस मिलेंगे? क्या ये हो सकता है, या आने वाले वक्त में अगर कोई मुआहदा होता भी है तो इसराइल जो करेगा वो एक तरफा तौर पे करेगा? जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। स्पॉयलर्स जो हैं इस कॉन्फ्लिक्ट में शुरू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल उन्होंने, बहुत ज़्यादा डेंजरस, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा जो है खतरनाक किरदार उन्होंने प्ले किया है इस सारे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। और इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर स्पॉयलर्स की भी बहुत सारी लेयर्स हैं। आपको इसराइल की शक्ल में एक स्पॉयलर नज़र आता है, आपको दोनों प्रिंसिपल एक्टर्स के अंदर बड़ी पावरफुल स्पॉयलर लॉबीज नज़र आती हैं। और तीसरा ये इंडिया को भी आप देखें, ये भी एक तरह का स्पॉयलर है जिसने इस सारे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर बड़ा ही बहुत ही एक गलीज किरदार अदा किया है। लेकिन बात ये है कि स्पॉयलर्स हमेशा, ज़ाहिर है स्पॉयलर्स तो यही चाहेंगे कि किसी तरीके से ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये खत्म ना हो और ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जाए। आपका पिछले 2 साल में आप देख लें, 800 दिनों में चौथी दफा इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया है। और बिल क्लिंटन भी ये कह चुका है कि ये जो हमले हो रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि नेतन्याहू इक्तदार में रह सके। तो नेतन्याहू के लिए एक तरह की ये लाइफलाइन है। इससे 2 चीजें होती हैं। अगर आप ईरान के साथ एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट में रहें और एक एनिमी का आप एक क्रिएट करके रखें एक इमेज, तो उससे 2 चीजें होंगी। एक तो नेतन्याहू इक्तदार में रहेगा और उसकी जो करप्शन के केसेस पे जिस पे उसको 14 साल की सजा हो सकती है वो नहीं होगी। दूसरा ये है कि अमेरिका से आपकी जो एड है वो आती रहेगी। तो इन दोनों वजूहात की बिना पे उनके लिए तो बहुत जरूरी है कि वो इस जंग को कंटिन्यूड रखें। लेकिन स्पॉयलर्स की एक लिमिट है। अब आई थिंक वो जो स्ट्रक्चरल चेंजेस इस वक्त मिडल ईस्ट के अंदर आ रही हैं, अमेरिका के अंदर आ रही हैं, अमेरिका के अंदर मेक अमेरिका ग्रेट और उसके बाद एंटी इसराइल सेंटिमेंट अपनी तारीख में इस वक्त सबसे ज्यादा है। सो सारी चीजों की वजह से जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रही है, आई थिंक स्पॉयलर्स की जो स्पेस है वो डिक्रीज हो चुकी है। दूसरा, मीडिएशन जो है वो किसी ऐसे मुल्क के पास है कि जिसकी अपनी एक वर्थ है, अपना एक लिवरेज है इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर, अपनी एक क्रेडिबिलिटी है और अपनी एक हार्ड पावर है, एक डिटरेंट फैक्टर है। तो उस वजह से भी स्पॉयलर्स की स्पेस जो है वो बहुत ज्यादा लिमिट हो गई है। तो आई थिंक आपको टू आंसर योर क्वेश्चन, यस, स्पॉयलर्स प्लेड अ वेरी वेरी क्रिटिकल रोल इस सारे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। ये जंग करवाई है स्पॉयलर्स ने थी। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी जो एक्शन की, ऑपरेशन की जो स्पेस है वो बहुत ज्यादा श्रिंक हो चुकी है उन स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से जो मिडल ईस्ट के अंदर और अमेरिका के अंदर और इस सारा पाकिस्तान का जो रोल है उस वजह से आ रही है। तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि स्पॉयलर्स इस कॉन्फ्लिक्ट को दोबारा से एक जंग के अंदर ट्रांसलेट कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत वो मिस एडवेंचर इस तरह के कोई प्लान्स कर सकते हैं, लेकिन क्या उससे दोबारा जंग होगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।